जय श्री राम। चलिए आइए देखिए अभी तक आपका कहानी की किताब में आज चलते हैं। कहानी की किताब में चलते हैं आपका गद्य खंड। कल आप लोग का काव्य खंड हुआ था पिछला क्लास में। आज गद्य खंड है। देखिए गद्य खंड में पहला पाठ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य खंड में क्या है क्या नहीं है। देखिए गद्य खंड में हम बता रहे हैं। गद्य खंड में जो है कहानी, निबंध, लेख, भाषण, व्यक्ति चित्र, ललित निबंध, पत्र, ये सब आपका गद्य में आता है। गद्य खंड मतलब सिर्फ कहानी ही नहीं, मतलब उसमें भाषण उसमें सब आ जाता है। ठीक है। तो आज गद्य खंड में देखिए पहला आपका गद्य खंड 10वां क्लास में गद्य खंड में टोटल 12 गो पाठ है। पाठ जो है टोटल 12 गो है। 12 पाठ जानना है। तो पहला है आपका देखिए पहला पाठ है आपका। ठीक है। पहला पाठ है पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक है, देखिए लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इसमें हम कहानी में ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये आपका निबंध है। बोले थे ना गद्य खंड में निबंध, कविता, निबंध, कहानी, भाषण ये सब आ जाता है। तो पहला पाठ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक प्रकार का क्या है निबंध है। जो पहला पाठ है वो पहला पाठ क्या है आपका निबंध है जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है, इनका जन्म मरण। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी को जो है ना बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा कि बाबा साहब के नाम से किसको जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। मतलब दलित परिवार कहने का अर्थ है छोटे जनजाति के लोग, अर्थात इनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। और इनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब इतना खराब स्थिति थी कि ये लोग भोजन के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो फिर इतना ही पढ़ाई लिखाई कैसे कर लिए? तो वहां के बड़ौदा के एक राजा थे। बड़ौदा के एक राजा थे, वही जो है ना इनको अपने द्वारा प्रोत्साहन पर पैसा दिए और अपने द्वारा जो है विदेशों में पढ़ने के लिए भेजे। देखिए इनकी पढ़ाई जो है बड़ौदा के नरेश के द्वारा पूरी कराई गई थी। उन्हीं के द्वारा इनकी पढ़ाई सभी जगह हो पाई। और यह जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी जाकर पढ़ाई किए हैं, इंग्लैंड में लंदन में भी जाकर पढ़ाई किया है। और इस सभी जगह के खर्चा जो है सभी जगह भेजने का कार्य जो है पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मेदारी है वो बड़ौदा के राजा के द्वारा की गई थी। बड़ौदा के राजा ही इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा भार उठाए थे। और यह सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, वैदिक में भी, संस्कृत में भी, अर्थशास्त्र में भी, सामाजिक शास्त्र में भी विभिन्न क्षेत्रों में जो है अध्ययन प्राप्त कर चुके थे। और यह अंतिम समय में 3 लोगों का भी चिंतन किए थे जिनका नाम है कबीरदास, भगवान गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फूले। इन तीनों के रचनाओं का चिंतन किए थे। चिंतन मतलब तीनों के रचनाओं के बारे में पढ़े थे, पता किए थे। तीनों के रचनाओं के बारे में चिंतन किए थे। और कहा जाता है संविधान निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। और
संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका भीमराव अंबेडकर की बताई गई है। और इनका मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है दिसंबर में 1956 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु दिल्ली में थी। जन्म हुआ था 91 में, मृत्यु हो गया 1956 में। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें रचना की गई, बहुत सारा भाषण और पुस्तक जो भी रचनाएं करते थे सब अंग्रेजी भाषा में करते थे। जैसे कि कोई पूछ दिया कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारे किताब, कल्याण मंत्रालय के लिए किताब ही रचना की है जो 21 खंडों में विभाजित हुआ था। और यह जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो है भीमराव अंबेडकर भाषण दिए थे। भीमराव अंबेडकर एक जगह भाषण दिए थे जो आज हम पाठ निबंध के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। एक जगह भाषण दिए थे और इनके भाषण जो है एक किताब में लिख दिया गया था और किताब का नाम था एनहिलेंस ऑफ कास्ट। देखिए, इनका जो भाषण था वो भाषण एक किताब में लिखा हुआ था और किताब का नाम था एनहिलेंस ऑफ कास्ट। तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। तो हम लोगों को हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए कैसे प्राप्त हुआ? तो हम लोगों को हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए ललई सिंह यादव अर्थात ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। और इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे समाज में जातिवाद फैला हुआ है, जातिवाद के कारण समाज में क्या हानि है, क्या फायदा है, जातिवाद क्या हमारे समाज के लिए आवश्यक है या नहीं है ना। इस सभी को इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ में हम लोग चलते हैं। अभी लेखक के बारे में इतने जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। पाठ में चलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, इस पाठ का शीर्षक ही कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अर्थात बोल रहे हैं क्या? श्रम मतलब होता है कार्य, काम। कहा जा रहा है कि कार्य के विभाजित के साथ साथ लोगों के कार्य के विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजित कर दिया गया है। जाति के अनुसार लोगों को भी बांट दिया गया है। देखिए, ये भाषण जब दे रहे थे तब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं क्या कि बहुत ही विडंबना की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि आजकल के युग में भी बोल रहे हैं कि आजकल के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं क्या कि बहुत ही विडंबना की बात है कि पहले आजकल के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कह रहे क्या? यही नहीं, इस जातिवाद के जो पोषक है, पोषक मतलब होता है इसको बढ़ावा देने वाला, जातिवाद को मानने वाला। तो जो जातिवाद के पोषक हैं वो कई आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं। कहते हैं क्या? जातिवाद का इस तरह से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि कार्य कुशल के आधार पर ही उसको बांटा जाए। श्रम विभाजन हमारे सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, यह हमको बताया जाता है। और कह रहे हैं क्या? यहाँ पर देखा जाए जातिवाद के जो पोषक होते हैं, जातिवाद के जो लोग मानने वाले होते हैं, वे लोग कहते हैं क्या कि जातिवाद के कारण ही सभ्य समाज का एक अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। और जो जातिवाद को नहीं मानते हैं वे लोग कहते हैं कि जातिवाद के कारण नहीं रहने के कारण ही अच्छा समाज का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक कह रहा है कि जातिवाद रहेगा तब अच्छा समाज बनेगा और एक कह रहा है कि जातिवाद नहीं रहेगा तब अच्छा समाज बनेगा। तो आखिर कौन सा बात सही है, कौन सा गलत है, तो हम जानना चाह रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और आपसे प्रश्न है कि क्या समाज में जातिवाद होने के कारण अच्छा समाज बनेगा या जातिवाद नहीं होने के कारण अच्छा समाज बनेगा? अवश्य बताइएगा। और आगे देखते हैं। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि समाज में अगर जातिवाद नहीं रहेगा तभी एक जाकर अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। और ये जातिवाद जो है ना, हमारे ग्रंथ नहीं बांट के गया। जातिवाद हमारा ये संविधान जो बना कर गया है, शुरू से कोई भी फॉर्म में देखिए तो उसमें SC ST BC1 BC2 BC3 इस तरह से जातिवाद, जनरल, इस तरह से जातिवाद कर करके उसमें दिया हुआ रहता है।
लेकिन हमारे अगर ग्रंथ के अनुसार देखें तो ग्रंथ में देखिए छठ पूजा में कोई जातिवाद नहीं मानता है, दीपावली में, दशहरा में, होली में सब मतलब एक साथ मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं, उसमें जातिवाद नहीं रहती है। तो जातिवाद हमको संविधान में इस तरह से बता दिया गया है कि हम लोग न चाहते हुए आपस में जातिवाद के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए कह रहे हैं क्या कि जातिवाद के कारण ही समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, समाज में एक दूसरे के लोग जो है ना विरोधी हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कारण है। कहा जा रहा है कि जातिवाद के कारण ही जो लोग किसी काम को नहीं करना चाहते हैं वो भी काम उनको जबरदस्ती पूर्वक बल पूर्वक उनसे कराया जाता है, क्योंकि वह उस जाति के हैं। सभी काम जो है जातिवाद के अनुसार विभाजित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो कोई स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कह रहे क्या कि जाति प्रथा श्रम विभाजन ठीक है अलग है, लेकिन जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना अच्छा बात नहीं है। अर्थात ठीक है निर्धारित कर दिया गया कि काम में जो है ये लोग का है, वो काम उन लोग का है, लेकिन काम के अनुसार फिर जाति के अनुसार उसको काम बांटना गलत है। ये नहीं जिससे आज हमारा सरकार कर रहा है, बोल रहा है क्या कि जो छोटा जाति के लोग हैं वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बड़े जाति के लोग पढ़ लिख करके भी घर ही पर रहे। समझे, ये इस तरह से हम लोग को जातिवाद में बांट दिया गया है। आज ऐसा स्थिति आ गया है, ऐसा ये लोग नियम बना दिए हैं, सरकार लोग ऐसा नियम बना के छोड़ दिया है कि 85 नंबर लाने वाला भी घर पर रह जाता है और 20-30 नंबर लाने वाला अफसर बन जाता है। ये जातिवाद के कारण हो रहा है। इतना जातिवाद के पोषक हमारे समाज में उपस्थित हो गए हैं कि कहिए मत। आज ऐसा स्थिति हो गया है समाज में कि अगर कोई छोटा जनजाति का लोग जो है लाखों रुपया महीना में कमाता है फिर भी वो टैक्स नहीं देता है, उसका घर पर जो है फ्री में राशन आता है, उसके पुत्र अगर कहीं पर है तो फ्री में लगता है, उसका फॉर्म पर इतना छूट रहता है, भले वो लाखों रुपया कमाता हो, लेकिन छोटा जाति का रहेगा तब। और बड़ा जाति के अगर कोई घर पर बेचारे का कुछ भी नहीं है फिर भी वह उसको उन लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, हर फॉर्म का, हर चीज का। अर्थात हम ये समझना, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जनरल में जन्म लेना एक श्राप बन गया है? ऐसा सरकार बना दिया गया है, ऐसा सरकार बना रहा है नियम कि जो जनरल में मतलब जन्म ले लिया तो क्या वो गलती कर दिया कि उसके लिए इतना भेदभाव कि जो जनरल में जन्म लिया तो उसको मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा, इस फॉर्म का इतना लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे। मतलब आप कह रहे हैं कि हम एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं और उसी समाज में आप भेदभाव कर रहे हैं, उसी समाज को आपस में लड़वा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अच्छा समाज का निर्माण कर रहे हैं। किस तरह से आप अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं बताइए तो? इस तरह से अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। एक 35 नंबर लाने वाला एक दरोगा बन जा रहा है, अब 85-90 नंबर लाने वाला चपरासी बन रहा है। इस तरह से आप अच्छा समाज का निर्माण चाहते हैं? ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर अच्छा समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले जातिवाद का जो उसको खत्म करिए, ये जो छूट है इसको खत्म किया जाए। ये छूट के कारण आज सभी लोग जो मतलब ऐसा स्थिति हो गया समाज का कि कहिए मत। यहाँ पर जनरल अगर कितना भी गरीब है तो उसको से पूरा पैसा वसूल किया जाता है, पूरा टैक्स देता है उसको, ठीक है, उसको से हर चीज। मतलब क्या मतलब जनरल, आप यह कहना चाह रहे जनरल में मतलब कोई इंसान अब नहीं है? जनरल का मतलब कुछ नहीं होता है। ये सब नियम बदलना चाहिए, तभी जाकर हमारे समाज में एक भाईचारा आएगा। तो आप चाहते हैं कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए रहे और भाईचारा कभी नहीं हो पाएगा। वो किसी को भी गुस्सा आएगा। मान लीजिए 85 नंबर लाने वाला एक रोड पर इधर से उधर घूम रहा है और 30 नंबर लाने वाला उसके सामने अफसर बन जा रहा है तो उसको तो गुस्सा आएगा ही, उसके प्रति उसका दुश्मनी उत्पन्न होगा ही होगा। और आप फिर भी कर रहे हैं। तो अगर भाईचारा उपस्थित रखना है तो ये जो 75 किस्म का नियम एक ही समाज में आप धारण कर दिए हैं, वो सभी नियम को हटाकर बस एक नियम रखना चाहिए। अगर उन लोगों को छूट है तो जनरल को भी छूट होना चाहिए। उन लोग से टैक्स लेना है तो जनरल से भी लीजिए, अगर उन लोग को फ्री करना है तो जनरल को भी फ्री कीजिए। सभी को बराबर रखिए, तब एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। ऐसा आप लोग स्थिति कर दिए हैं।
90 नंबर लाइए, 50 में 95 नंबर लाइए, फिर भी घर पर रहिए सब। जो 30-40 नंबर लाता है वो अब पार हो जाता है। हाल ही हम आपको 5-6 साल पहले की बात बता रहे हैं। स्कूल में एक आया था बहाली की, जो मतलब छोटे जनजाति के लोग हैं, मैट्रिको पास रहेगा उसको हम 3 साल के लिए तो 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। और आज उसको जो है पूरा का पूरा हमेशा के लिए नौकरी दे दिया गया सिर्फ मैट्रिक पास पर। वो कहां पर आएगा? सरकारी स्कूल में। ऐसा ऐसा हम लोग देखे अपने अगल बगल के हम लोग के बता रहे हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दूसरों से प्राप्त किया था, नकली बनवाया, जो खुद दिन भर तारी चुराता था, जो दिन भर खुद मतलब दूसरे के घर पर जाकर के काम करता था, जो मास्टर बन के बैठा हुआ है, जो मैट्रिक खुद से पास नहीं है, उसको आप लोग सरकारी स्कूल में बैठा दिए हैं। क्या बच्चा का पढ़ाएगा? और कह रहे कि हम शिक्षा संस्था पर इतना खर्चा कर रहे हैं, क्या वो बच्चा का पढ़ाएगा? खाली झूठों के फालतू के आप बात करते हैं। सरकार बन गए, दिमाग थोड़ा सा नहीं है, खाली बैठ जाते हैं, गद्दी पर बैठने के लिए आ गया बस। करना है तो सभी के लिए काम करिए, कुछ ही दोहरा नियम बनाकर रख ले, दोगला वाला दिमाग खत्म कर ले। सरकार अपने आप को कहते हैं क्या ये भी बोल रहे हैं कि एक अच्छा समाज का निर्माण करिए, जातिवाद हटाइए, और खुद संविधान में जातिवाद करके चले गए हैं। कैसे अच्छा समाज का निर्माण होगा? कभी भी देश के लिए कुछ काम किया है? जातिवाद हटाने के लिए बात कर रहे हैं। अपने जातिवाद अपने करते रहेंगे और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग जातिवाद हटाए, कभी नहीं होगा। और देखिए क्या कर रहे हैं कि हमारा समाज में कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वो अपने पेशा का कार्य स्वयं चुनाव कर सके। देखिए कहा जा रहा है कि हमारे समाज में वैसे लोगों की आजादी रहनी चाहिए, जो जिस कार्य में सक्षम है उस कार्य को स्वयं करे। ये नहीं कि जाति के अनुसार बांट दिया गया कि तुम सक्षम है फिर भी वो काम को नहीं कर पाएगा। तब यही सबसे मतलब जो है ना खराबी आप बात कर देते हैं। बोलते ना वो क्या मैट्रिक दूसरा से सर्टिफिकेट लिया, 10,000 15,000 में मैट्रिक का सर्टिफिकेट इकट्ठा कराता है और चला जाता है सरकारी स्कूल में। उसे पूछ दिया जाए तो आज कुछ नहीं आ रहा, क्या वो बच्चा का पढ़ाएगा? फिर भी आप बोलते हैं कि हम इतना सारा बच्चा का, अगर आप अच्छा से पढ़ाते ना तो आप कोई विद्यालय में भोजन दिलाने का आवश्यकता नहीं रहता, समझे? तो आप तो भोजन दिला रहे हैं कि बच्चा कम से कम भोजनों लेके आवे स्कूल में बैठा रहे। आप इतना प्रलोभन देते हैं फिर भी बच्चा आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं जाता है, और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा क्यों चला जाता है? इतना महंगा पैसा दे करके भी प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? आप इतना सा भी सोचने की कोशिश करिए। खाली सरकार बन जाता है, इसी वोट पा लिया बैठ गए, दिमाग ठेवना में रख ले गधा कहीं के, ऐसी सरकार बन जाता है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, सरकार के पद से बैठल है, कुछ आता है? दिमाग खत्म कर रहे हैं आप लोग। बस खाली बोल दिए कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, कुछ भी नियम आप लगाए हैं सही से, खाली दिमाग आपका ऐसे ही बात करते रहते हैं। तो इतना शिक्षा में किया वो किया, क्या किया आप शिक्षा में? अगर आप करते हैं तो बच्चा ही प्राइवेट स्कूल में कहा जाता, ये बच्चा प्राइवेट संस्था कोचिंग में क्यों जाता? आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं थी। अगर अच्छा पढ़ाई करते ना तो कोई गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारा पैसा इतना खर्चा जाए फालतू के, सब उसमें भेजता पढ़ाई करने के लिए, समझे ना? आप ऐसा ही सब शिक्षक को पाल कर रखे हैं कि गधा कहीं के मिट्टी उठा खाली काम आएगा, पढ़ाने के लिए तो बेकार की बात है। कौन सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहा है? 100 में से एकाध को हम बता सकते हैं, लेकिन और बाकी सब रखना है सब खाली बस झोला छाप खाली सर्टिफिकेट दिखा लिया, हो गया। अगल बगल जितना भी क्षेत्र में आप घूम के देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? आप ही आपके जितने भी मंत्री लोग कोई अपना बच्चा को भेजता है सरकारी स्कूल में? क्या नहीं भेजता है? वो जानता है कि इसमें पढ़ाई नहीं होता है। पहले तो आप खुद अपना बच्चा को नहीं भेज रहे हैं, हम इस अपील कर रहे हैं कि अपना बच्चा के भेजिए कि यार पहले तुम तो खुद करके दिखाओ, तब ना हम करके दिखाएंगे। तुम वो भोजन नहीं खा रहा है,
तुमको वो भोजन गंदा लग रहा है, हमरा कह रहा है कि हम वो भोजन खा ले, और तुम्हारे लिए तुम्हारे का कहीं के सरकार है हम लोगों का नौकर, ठीक ना, हम जनता का नौकर सरकार रहता है, हमारा मालिक नहीं बनो। तुमको चुना गया हम लोग की रक्षा करने के लिए, हम लोगों का देखभाल करने के लिए चुना गया है। अरे खैर मनाइए कि हमारे जनता में एकता नहीं है, नहीं तो आपके जैसे सरकार को कब उखाड़ के फेंक देता मालूम नहीं चलता। हमारी जनता सिर्फ जातिवाद में आकर बट गई है। जिस दिन कार्य कुशलता के आधार पर सरकार चुनने लगे ना, मालूम चलेगा कि आपका क्या औकात है, तुरंत खत्म हो जाइएगा, समझे। और देखिए यहां तक कि हमारे समाज में इतना जातिवाद फैल चुका है, इतना जातिवाद फैल चुका है कि माता के गर्भ से ही बच्चा को निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चा ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। माता के गर्भ से उसको निर्धारित कर दिया जा रहा है। और आप बात कर ले हैं, उसका पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्माण। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि अगर समाज में कोई पंडित के घर में जन्म लेता होगा, आप काहे ना अंगूठा छाप रहे हैं, खाली जाति है पंडित के, तो इनको पूजा कीजिए, इनका मतलब बुलाइए, हवन पाठ करवाइए, और कुछ गधा के आता नहीं है। खाली जन्म है पंडित घर में, कुछ आता नहीं है, तो खाली पंडित घर में जन्म लेने से आपको हो जाता है। अर्थात ऐसा समाज हो गया है कि सिर्फ जिस जाति का उस जाति का उसको कार्य तरह से निर्धारित कर दिया गया है कि कहिए मत। अब फिर भी आप कहते हैं कि हम लोग भाईचारा अच्छा से रहे, कैसे रह लेंगे? आपस में भेदभाव इतना आप ही फैला कर रख दे, ऊपर ही से फॉर्मेल जारी कर देते हैं कि SC ST BC1 BC2 BC3 कोची तका जनरल जनरल पेनरल तोची मन तोची, ऊपर ही से आप बांट के हमने का अलग ही सोचे से बांट दे रहे हैं। आप फिर भी आप कह रहे हैं कि हम एक में हो जाए। आप खुद बांट दे रहे हैं, हम एक में कैसे हो जाएंगे? बुद्धू बना रहे हैं। और मने कभी जनता सुतल है, दिमाग खुल गया ना उस सबका, रातों रात आपका नींव हिला देगा। बात आप कर रहे हैं, चलिए आइए देखिए, हमारी बातों को इस सरकार के पास जरूर पहुंचना चाहिए, उसको सुनाई दे, उसको समझ में आए कि कोई सवाल यहां पर उठा रहा है, जवाब दो हमारा। कल ही के बाद हम बता रहे हैं, आए थे बिहार सरकार के पथ परिवहन मंत्री नितिन नवीन जी, उनके स्वागत में हम लोग गए थे। 2 घंटा उनका इंतजार किया, वो 5 मिनट हम निकले नहीं रुका। कहा गया कि इतना मतलब यहाँ पर जाम होता है, ये देखिए वो देखिए, कहीं भी कुछ किया आपको कहा लगी बनाओ गया है, खाली ऐसी गाड़ी में घूमिएगा, 4 गो आगे 4 गो पीछे लग गए, इसके लिए आपको मंत्री पद चुना गया है। अब जनता के कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली मंत्री पद बैठ गए, बन गए, बस काम खत्म। आजकल ऐसा स्थिति हो गया कि मंत्री पद बन गया तो लग रहा है कि एकदम राजा बन गया है। अब वोट के समय में आएगा कि हमने जुतो चाटेगा ग्राह सब। तो खैर मने कि जनता उस समय थोड़ा सा प्रलोभन में चला जाता, नहीं तो वही समय मर जूता का दिमाग लाल कर देता, तब मालूम चलता कि 5 साल के मजा 5 दिन में कैसे बुझाता है। हमारा जनते नहीं है कि जैसा है, नहीं तो छोड़िए। आप ही सोचिएगा कि हमारा पूरा विरोध कर रहा है, विरोध कुछ कर रहा है, बात सच्चाई है, जाकर देखिएगा ये सब बात। हम किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप वैसा कार्य कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जाति प्रथा एक दोषपूर्ण प्रथा है। जाति प्रथा में जहां भी देखिए कहीं भी कोई अच्छाई नहीं है, जहां भी देखिए दोष ही दोष है, बुराई ही बुराई इसमें उपस्थित है। और कह रहे क्या कि भले ही आज ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर जनरल समाज का अगर है कोई बेचारा के घर में खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन जाति के कारण वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, ऐसा स्थिति हो गया। भले भूखे मरने का नौबत आ जाए लेकिन वो काम नहीं कर सकता। इस तरह से आप लोग जातिवाद में उनको बांट के छोड़ दिए, समझे। आधुनिक युग में ऐसी स्थिति आ गई है, उद्योग में, धंधा में, निरंतर जहां भी देखा जाता है जातिवाद ही जातिवाद फैला हुआ है। पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे समाज में जो है
बेरोजगारी से भी बढ़कर समस्या है जाति प्रथा। ये बेरोजगारी किसके कारण हो रही है? जातिवाद के कारण हो रही है बेरोजगारी। समझे? बेरोजगारी का प्रमुख कारण जातिवाद है। समझे? कैसे है आपको हम बता रहे हैं। अगर कोई छोटा जाति का है, अगर कोई एससी जाति का है, इसका पद 5,000 है, ठीक। जनरल जाति का है, ठीक ना, जनरल जाति का पद निकाल रहे हैं 3,000, ठीक है। इसमें अगर 2,000 भर हो जाता है तो खाली हो जाता है 3,000, तो 3,000 आप एकदम फिक्स कर दे रहे हैं कि मैं जनरल वाला नहीं आ सकता। मान लीजिए जनरल में 5,000 है तो 3,000 ही में अब 2,000 जो है ना बेरोजगार बन के रहो, एकरा में नहीं जा सकता है, तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सभी के लिए एक समान नियम रहना चाहिए। एक ही घर में आप 4 को भेदभाव करिएगा, ऐसे कहिएगा हम लोग सब एक परिवार है, एक एक परिवार में एगो के छेना दीजिएगा तो एगो के कोयला दीजिएगा। भेदभाव करिएगा तो भाई गड़बड़ होगा ही होगा, आपस में दुश्मनी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बात कर रहे हैं यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो हम लोगों को आपस में दूध और पानी की तरह भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। तो कब हो पाएगा? जब दूध और पानी की तरह भाईचारा कब रहेगा? जब दोनों को एक समान दिया जाएगा, एक बर्तन में अच्छा से रखा जाएगा, तब। अब चाह रहे कि दूध अलग और पानी अलग रखे तब फिर वो भाईचारा आपस में रहेगा, वो नहीं रहेगा। आप खुदे उधर से बांट दे रहे हैं, करें कि ये मिल के रहो, कैसे मिल के रहे? आप खुदे पहले अलग अलग बर्तन में रख दे तो मिलेगा कैसे? अब आप खुदे अलग अलग हमनी के बांट दे रहे हैं, एकदम कॉलम में बनाकर फॉर्म में भेज देते हैं 18 को, जो कॉलम में टिक लगाई है, ठीक ना। तो कहां से थी होने वाला है? और कर रहा है उसको सुनते रहा। तो देखिए, सब समाज का निर्माण करना है तो आपस में भाईचारा अवश्य बनाना है, और एक अच्छे समाज का निर्माण जातिवाद को त्यागने पर ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह पाठ जो है खत्म होता है, ठीक ना। जय श्री राम।